Hello everybody, I hope you guys doing great. In our last lecture we had finished the chapter number 1 and today we're going to jump into the chapter number 2, which is homeostasis. And first we'll go through to the definition of homeostasis and what is the purpose of homeostasis. Then we discuss the detail what is and how the homeostasis is playing an important role in the body of plants and as well as in animals. So let's take a start with the definition of homeostasis. Okay, so here you go. Homeostasis क्या है? Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. ओके अब होम्योस्टेसिस क्या होती है, इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन को देखें तो ये क्या है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस होती हैं उनको एक बैलेंस पे रखना, उनको एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम में यानी कि एक प्रॉपर बैलेंस में रखना, उनको मेंटेन करना हमारे इंटरनल बॉडी कंडीशंस को डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट में जो मर्ज़ी चेंज आए, ठीक है, गर्मी है, सर्दी है या जैसा भी इन्वायरमेंट है, उसके बावजूद भी जो हमारे इंटरनल बॉडी कंडीशंस होती हैं उनको एक बैलेंस में रखना, एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अब जैसे कि देखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर और वी हैव डिस्कस अबाउट दिस इन ग्रेड 9th कि जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा एक कोर टेम्परेचर है या ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है, वो 37 है। अब हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 जो है वो हर सूरत में बॉडी ने उसको मेंटेन करना है, किस तरह से? थ्रू होम्योस्टेसिस, यानी कि बाहर बेशक टेम्परेचर जैसे गर्मियों में 45 तक चला जाता है, ठीक है, या जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बिलो 20 भी चला जाता है या बिलो 30 भी चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको 37 ही रहना है, ठीक है। और वो कैसे मेंटेन होगा? वो होम्योस्टेसिस के थ्रू से ही मेंटेन रखा जाएगा। उसकी रीज़न क्या होती है? ऑब्वियसली कि जो 37 टेम्परेचर होता है उस पर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो हमें ज़िंदा रखे हुए हैं और सारे जितने भी प्रोसेस हैं उनको कैरी कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। तो जाहिर है अगर 37 टेम्परेचर नहीं रहेगा या उससे बिलो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमारे एंजाइम्स की जो वर्किंग होती है या उनकी फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख लें कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसने 1 ग्राम पर लीटर ही रहना होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें 1 लीटर ब्लड के अंदर जो है वो 1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो ऑब्वियसली शुगर का इशू हो जाएगा, ठीक है। उससे अगर कम हो जाएगा, शुगर लेवल लो हो जाएगा और वो होना भी जो है इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इस वजह से जो है वो आप बॉडी के अंदर जो है वो कितना भी आप एक कोई खाना खाते हो, डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ें खाते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं बच्चों कि शायद एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे को शुगर हो गया। इट डजंट मीन कि चीनी खाने से ही, ठीक है, शुगर होगा। शुगर मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जब आप अमाउंट ले लेते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट आप शुगर से ही आएगा, वो कोई भी और मील हो सकता है, ठीक है, वो किसी कोई स्पाइसी खाना भी हो सकता है या कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए या आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा अमाउंट थी और वो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अगर आपको इस तरह का इशू है तो उससे भी शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर कोई इंसान कितना भी मील ऐसा खा ले कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी क्वांटिटी है, फिर भी उस ये बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, ये जो एक कंडीशन है, उसने क्या करना है कि उसने 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम शुगर ही रखनी है। और उसको वो लो कैसे करेगा ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके विल डिस्कस अबाउट इट कि वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म काम कर रहे हैं कि वो अगर एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, ग्लूकोज लेवल यानी कि एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको किस तरह से बॉडी से रिमूव करना होता है। और ये जो और उसके अलावा मतलब ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर 37 ही रहेगा
अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, फिर भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रखा जाएगा, और जो शुगर लेवल है वो 1 ग्राम ही रहेगा पर 1 लीटर के अंदर, चाहे आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खा लें। तो ये चीज़ें कैसे मेंटेन होती हैं, ये एक होम्योस्टेसिस के थ्रू से। यानी होम्योस्टेसिस का जो वर्ड हमने यूज़ किया है, ये एक कंडीशन है, ये उस कंडीशन को कहा गया है कि जिसमें हमने अपने इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट को बिल्कुल स्टेबल रखना है, ठीक है। और ये स्टेबल रखने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जो है वो प्रोसेस चल रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेस आप कह सकते हो, कि जो इस होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ओके, so let's take a start with osmoregulation. What is osmoregulation? It is the maintenance of the amounts of water and salt in the body fluids. यानी कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर, यानी हमारे ब्लड के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो अमाउंट होती है वाटर एंड सॉल्ट की, उसको मेंटेन रखने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। यानी कि जो रिलेटिव अमाउंट होती है वाटर या सॉल्ट की बॉडी फ्लूइड के अंदर या इनसाइड सेल के अंदर, वो किस प्रोसेस के थ्रू से कंट्रोल की जा रही होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। और हमने 9th क्लास में बहुत ही डिटेल के साथ हमने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उसका मतलब उसका जो मैकेनिज़्म है वो किस रूल के तहत काम कर रहा होता है। फिर डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमने देखी थी, वो आपको याद भी होगी कि वो किस तरीके से थी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। वो सारी हमने डिटेल्स देखी थी। तो वो यही कह रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होम्योस्टेसिस के अंदर ही हम ये देख रहे हैं कि कौन से प्रोसेस हैं जो होम्योस्टेसिस को जो है वो मेंटेन रखे हुए, इस कंडीशन को हमारी बॉडी के अंदर एक इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन, और ये किसको कहा जाता है, ये मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को, हमारी बॉडी के क्या कह सकते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर या सॉल्ट की जो क्या कहते हैं उसको अमाउंट है, उसको कैसे मेंटेन रखा जाता है, उसको ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू से मेंटेन रखा जाता है। मतलब जो प्रोसेस है उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, थर्मो रेगुलेशन। वर्ड जो लिखा हुआ है थर्मो रेगुलेशन, आई एम श्योर यू हैव गॉट द आइडिया कि थर्मो का मतलब वैसे भी क्या होता है, कि इससे थोड़ा समझ आ रहा है कि ये टेम्परेचर के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। यानी कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको किस प्रोसेस के थ्रू से मेंटेन रखा जाता है, थर्मो रेगुलेशन। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज थर्मो रेगुलेशन, जो हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। उसकी वजह क्या थी, वो ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो काम कर रहे हैं, हमारा पूरा एक जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको चला रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, उस पर ही बेस्ट काम कर सकते हैं। एंड वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है उसको कहा जाता है। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स। यानी कि अगर उस 37 जो एक हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर बता दिया है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली वो हमारी जो एंजाइम एक फंक्शन कर रहे हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से हमारी बॉडी का जो क्या कहते हैं उसको टेम्परेचर होता है उसको 37 पे जो मेंटेन रखना होता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वो थर्मो रेगुलेशन के थ्रू हो रहा है। थर्ड हमारे पास जो आ जाता है होम्योस्टेसिस के अंदर, जो एक एग्जांपल है हमारे पास किस तरह से उसको मेंटेन किया जाएगा, इट इज़ नाउन एज एक्सक्रीशन। एंड व्हाट इज़ इट? Excretion is also a process of homeostasis. In this process, the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium. यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी हम जब अगर ह्यूमन की मैं एग्जांपल लूँ तो हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद ओब्वियसली जो उसमें से यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं, यूज़फुल जितने भी वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं आप, ठीक है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उसमें जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू से, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू से, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू से हमारी ब्लड के अंदर जो है भेज दिया जाता है।
और जो बाकी मटेरियल बच जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, और वो जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, ये प्रोसेस सिर्फ ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर नहीं होता, बल्कि प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस मौजूद होता है। सिर्फ उनका वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने का जो तरीका है वो हमसे डिफरेंट होता है, बस इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो ये जो 3 डेफिनेशन थी, ये होम्योस्टेसिस ही के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही थी। हमने होम्योस्टेसिस के बारे में क्या कहा कि इट इज़ डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना है, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट जैसा भी है उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट है, उन्होंने इंटरनल कंडीशंस को हर हाल में मेंटेन रखना होता है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर सके। और उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस के एग्जांपल में हमने ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ा, थर्मो रेगुलेशन को पढ़ा एंड एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। ओके, ये तो हमने पढ़ ली होम्योस्टेसिस, और उसकी एग्जांपल्स में ये 3 थी जो हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इट इज़ नाउन एज द होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा वाटर है जो, और उसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है, किस तरह से रिमूव किया जाता है, और प्लांट्स जो है वो अपना होम्योस्टेसिस जो है उसको कैसे मेंटेन रखते हैं। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट विद द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, अब ये जो टॉपिक अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, एज सच इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझना है। ठीक है, बहुत आसान वर्डिंग में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में। इफ़ यू रिमेंबर इन अ फर्स्ट चैप्टर आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स इन प्लांट्स। तो जिस तरह से मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो है वो जो गैसेस एक्सचेंज है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करने का कौन सा तरीका होता है, वो अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं विच आर नाउन एज स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू से वो गैसेस वगैरह रिमूव की जाती हैं। फिर जो स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, उन पे जो पोर्स होते हैं दे आर नाउन एज लेंटिकल्स। ठीक है, वहाँ से भी जो है वो वाटर के ड्रॉप्स को या गैसेस वगैरह को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इट इज़ वेरी ईजी बिकॉज वो उसी तरह का ही बिल्कुल टॉपिक है कि उसमें भी यही बताया जा रहा है कि प्लांट्स अपनी होम्योस्टेसिस जो गैसेस के हवाले से है वो कैसे मेंटेन करते हैं। सेम वही चीज़ कि दिन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल और रिस्पायरेशन के दौरान में प्रोड्यूस हो रही होती है वो यूटिलाइज हो जाती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, और इस वजह से इसको वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहा जाता। लेकिन जो रात का टाइम होता है, इट इज़ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम पे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली इफ देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रात के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड, अब चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो नहीं रहा कि जिसमें उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ किया जाता, इस वजह से रात के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो है उसका रोल होता है रात के वक्त। तो इस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, वो टिश्यू सेल्स के थ्रू से, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू से क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस उसकी डेफिनेशन क्या थी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि प्लांट के अंदर, उसके सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू से, लीव्स में से, स्टोमेटा के थ्रू से जो है वो प्लांट अपने अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रात के वक्त उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, जो यंग रूट्स होती हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किससे, जो रूट की सरफेस वगैरह होती है या जो रूट हेयर्स होते हैं उनके थ्रू से वो रिमूव हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है सिर्फ दिन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे
ये क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस की वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? वो ऑक्सीजन है। तो दिन के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के अंदर जहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो जब सनलाइट की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फिर ग्लूकोज वगैरह बनाता है प्लांट, जिसका एज ए फूड यूज़ करता है। तो ऑक्सीजन उस टाइम पे एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस हो रही होती है। और वो कहाँ पे यूटिलाइज़ कर ली जाती है? सेलुलर रिस्पायरेशन में। और उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है ऑक्सीजन की, यानी कि रिस्पायरेशन में यूज़ करने के बाद भी अगर ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो उसको भी जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू से रिमूव कर देते हैं। यानी कि एक बहुत ईजी वे में, ये पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने जो होम्योस्टेसिस प्लांट में गैसेस के हवाले से देखी वो क्या थी कि प्लांट्स अपने अंदर कैसे मेंटेन करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जो उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है वो उसको थ्रू द स्टोमेटा ऑफ प्लांट्स, स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, ठीक है, वो उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। सो ये था क्या? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब जो हमारा वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को किस तरीके से रिमूव करते हैं, कौन सा प्रोसेस है उनके अंदर, ठीक है, किस मैकेनिज्म के थ्रू वो काम कर रहे हैं। We know that plants obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turgidity. Extra water is removed from plants body by transpiration. Okay. अब क्या है कि प्लांट के अंदर वाटर की मौजूदगी की या पानी पैदा होने की दो कंडीशंस होती हैं कि दो तरीके से प्लांट्स के अंदर वाटर होता है। एक तो क्या है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, कहाँ से? सॉइल से, ठीक है। एक तो सॉइल से उसको एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा, जब प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उस तरह से जो वाटर होता है वो एक तो रिस्पायरेशन के थ्रू से प्लांट में पैदा हो रहा होता है, और दूसरा प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो सॉइल के थ्रू से उसको एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं? वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर टर्जिडिटी के लिए। टर्जिड होना उसके तनों के अंदर या उसकी जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं या प्लांट के अंदर खिंचाव की सिचुएशन को कहा जाता है। ये भी हम पहले बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि प्लांट के अंदर एक खिंचाव रहे, उसके स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर एक स्ट्रेंथ रहे, टर्जिडिटी रहे, ठीक है, सख्ती रहनी चाहिए उसके स्टेम्स के अंदर। तो उस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट के अंदर वो किस तरह से रिमूव करते हैं प्लांट्स? वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू से रिमूव कर देते हैं। नाउ व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? ऑल दो कि इसको हम भी इसको पढ़ चुके हैं, इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, बट थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन मैं वही आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट की सरफेस होती है वो क्या है? यानी कि लीव के ऊपर से जो है वो जब प्लांट्स अपना वाटर रिमूव कर देते हैं, उसकी प्लांट की सरफेस के ऊपर से जो वाटर को जब रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में विंड का रोल होता है, टेम्परेचर का रोल होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मतलब गर्मी होगी, सूरज की लाइट बहुत तेज़ पड़ी होगी, इस कंडीशन में जो है वो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ होता है। प्लांट के जो प्लांट में से जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। अब रात के टाइम के अंदर चलें, दिन के टाइम का तो हमने बता दिया कि प्लांट कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ये कह रहा है कि एट नाइट transpiration usually does not occur because most plants have their stomata closed. अब रात के टाइम पे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो यूजुअली नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि रात के वक्त प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। क्लोज क्यों कर देते हैं? बिकॉज स्टोमेटा को ज़्यादातर इसलिए ओपन रखा जाता है क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, इस टाइम स्टोमेटा जो है वो एक पूरा एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू से ये ओपन रहते हैं।
रात के टाइम पे क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा टाइम या मोस्टली आप कह सकते हैं कि वो नहीं हो रही होती, बिकॉज प्लांट्स के स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन भी तो स्टोमेटा के थ्रू हो रही थी ना, मतलब प्लांट वो वाटर ड्रॉप्स को उन पोर्स के थ्रू से, लीफ के थ्रू से कैसे रिमूव कर रहा था। ऑब्वियसली लीफ के ऊपर जो है वो स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू से वो रिमूव कर रहा था। अब रात के वक्त क्या है कि रात के टाइम पे तो प्रोसेस हो नहीं रहा ट्रांसपायरेशन का, और जो प्लांट्स होते हैं क्योंकि उनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो उस टाइम पे क्या कैसे मेंटेन करेगा होमियोस्टेसिस को। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर enters the roots and is accumulated in xylem vessels, कि अगर प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें अगर वाटर का कंटेंट जो है वो जो सोइल है अगर उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पानी जो होता है वो रूट्स के थ्रू से इंटर हो जाता है प्लांट के अंदर, उसकी जो जाइलम वेसल्स होती हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब चूंकि प्लांट की नीड से ज़्यादा वो पानी है, तो सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस force this water through special pores present at leaf tips or edges and form drops. The appearance of drops of water on the tips or edges of leaves is called guttation. अच्छा, अब रात के टाइम पे अगर तो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर जो है वो इंटर हो जाता है प्लांट की रूट्स में, वहाँ से वो जाइलम वेसल्स के अंदर चला जाता है, बिकॉज जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। वो जो पानी है उसको पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना किसका काम होता है, जाइलम टिश्यूज़ का, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो जाइलम वेसल्स में चला जाता है। अब जैसे कि ग्रासेस हैं, अब चूंकि उनको वो पानी जो है वो एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि सॉइल के अंदर ज़्यादा था, तो वो शामिल हो गया उनकी बॉडी के अंदर आ गया। तो अब ग्रासेस जो होते हैं या कुछ और प्लांट्स जो हैं उनको वो एक्स्ट्रा वाटर नहीं चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा वाटर नहीं चाहिए तो वो क्या करते हैं कि वो उस वाटर को फोर्स करते हैं स्पेशल पोर्स के थ्रू से, यानी कि जो उनके पत्ते होते हैं ना उनके टिप्स के ऊपर। अब स्टोमेटा को और इन पोर्स को जो है आपने वो क्या नहीं करना, उसको मिक्स नहीं करना कंफ्यूज नहीं होना उसको लेके। देखो, स्टोमेटा जो होते हैं वो थ्रू आउट प्लांट सरफेस ना वो स्प्रेड हुए होते हैं, फैले होते हैं, लेकिन जो प्लांट की जो टिप्स होती हैं या जो उसके एजेस होते हैं, आई शो यू थ्रू द डायग्राम, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो उनके टिप्स या एजेस के ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ये ग्रासेस वगैरह जो होते हैं ये फोर्स करते हैं उस पानी को कि वो उसके थ्रू से जो है वो निकल जाए बाहर, ठीक है। तो जो अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स होते हैं ना ये टिप्स और एजेस के ऊपर, यानी कि लीव्स की जो टिप्स और एजेस होती हैं, जब उनके ऊपर आप पानी के ड्रॉप्स को देखते हो तो उनको आप क्या कहते हो, ग्यूटेशन। लेट मी शो यू थ्रू द डायग्राम, या हियर वी गो। ये आप देख सकते हो, आपको ये एजिस के ऊपर एक पत्ते के किनारों के ऊपर आपको इस तरह के ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, कन्फ्यूजन होती है कि ये ड्यू ड्रॉप्स हैं, यानी शबनम के कतरे हैं। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज दिस ग्यूटेशन विद द ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। वो भी मैं आपको भी डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये जो इस तरह के आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं ना, ये क्या है, इट इज़ ग्यूटेशन, ठीक है। ये ग्यूटेशन होती है और ये लीफ के जो एजिस थे या उसकी टिप्स होती हैं, यहाँ से प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव कर रहे हैं, तो ये टिप्स के ऊपर जो आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं इसको ग्यूटेशन कहते हैं। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ग्यूटेशन। अब ये देखिए, या दिस इज दे आर नाउन एज ड्यू ड्रॉप्स, या ये आप देखिए, अब ये उसके ऊपर पड़े हुए हैं। ड्यू ड्रॉप्स क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर जब वाटर जाता है, यानी कि वो एक वेपर की फॉर्म में जब जाता है, लेकिन रात के टाइम पे आपको पता है कि जब टेम्परेचर गिर जाता है तो उस टाइम पे वो कंडेंस हो जाता है, वो वेपर जो है, यानी कि गैस की फॉर्म से कंडेंस होकर दोबारा से ड्रॉप की फॉर्म में आ जाता है, और वो जब लीफ के ऊपर इस तरह से आके गिरते हैं इसको क्या कहा जाता है, ड्यू ड्रॉप्स इनको कहा जाता है। ये प्लांट की सरफेस के ऊपर होते हैं। अब आपको ड्यू ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे कि इस तरह किस तरह से ये उसके ऊपर स्प्रेड हुए हुए हैं, लेकिन अगर आप ग्यूटेशन को देखें तो ये आपको ड्रॉप जो है वो ये एजिस के ऊपर नज़र आ रहे हैं जो फोर्सफुली प्लांट के लीव्स ने रिमूव किए हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को किस तरीके से रिमूव करते हैं। उसमें हमने क्या कहा, मैं दोबारा से एक
मुख्तसर सा आपको इसका व्यू दे देती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि दिन के टाइम पे थोड़ा ट्रांसपायरेशन हो जाती है, तो इस वजह से ऐसा तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन रात के टाइम पे ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो उनके स्टोमेटा वगैरह जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो उस टाइम पे जब सोइल के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो वाटर इंटर हो जाता है जब प्लांट की रूट्स के थ्रू से उनके जाइलम वेसल्स में, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे ग्रासेस वगैरह हैं, तो वो फोर्सफुली उस वाटर को अपने लीफ के जो एजेस होते हैं या टिप्स होते हैं वहाँ से वो इसको क्या कर देते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। और वो जो रिमूव करते हैं और आपको इस तरह के जब ड्रॉप्स नज़र आते हैं, दे आर नाउन एज, इट इज़ नाउन एज ग्यूटेशन, ठीक है, इसको ग्यूटेशन कहते हैं। लेकिन जब बाहर इन्वायरमेंट या टेम्परेचर जब रात के टाइम पे फॉल कर जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, उस टाइम पे जो वाटर के मॉलिक्यूल जो गैस की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद थे वो कंडेंस होके ड्रॉप्स की फॉर्म में जब लीव्स के ऊपर गिरते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, दे आर नाउन एज ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है, ये हम हो गया हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है या आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि जो बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो प्लांट के अंदर बाकी जो वेस्ट वगैरह बचता है, क्योंकि हमने गैसेस का भी देख लिया वो कैसे रिमूव हो रही हैं, एक्स्ट्रा वाटर को भी देख लिया। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा देख लेते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको अपनी बॉडी से किस तरीके से रिमूव करते हैं। Okay, plant deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble materials. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystal in the leaves and stems of many plants. Example given in tomato. अच्छा, अब क्या होता है कि वो ये कहता है कि प्लांट्स जो होते हैं जब उनकी बॉडी के अंदर जब प्रोसेस चल रहा होता है, ऑब्वियसली देखिए जिस तरह से अगर हम अपनी बॉडी की एग्जांपल है, हमारा तो एक प्रॉपरली एक बहुत ज़्यादा मोस्ट एडवांस सिस्टम आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर तो वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हम अपनी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल होता है फिजिक्स की फॉर्म में हम साइड बाय साइड जो है वो बॉडी से रिमूव करते रहते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं ऑब्वियसली उनकी बॉडी हमारी तरह की नहीं है, उनके सिस्टम्स हमारी तरह के नहीं होते हैं, तो उनके बॉडी में क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो एज ए हार्मलेस मटेरियल, मतलब ये मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसा नहीं होता कि वो हार्मफुल होगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा उनको, तो एक हार्मलेस मटेरियल के तौर पे, यानी कि उसका कोई ऐसा खतरा नहीं होता, लेकिन वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो प्लांट जो है वो एज एन इनसॉल्युबल मटेरियल यानी कि सॉल्युबल नहीं करते, और वो क्या करते हैं उसको वो स्टोर करते रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो कि केमिकल होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, ये जो केमिकल्स हैं मतलब एक क्रिस्टल की फॉर्म में ये लीव या स्टेम होती हैं कुछ प्लांट्स के, उनमें स्टोर होते रहते हैं। जैसे कि आप देख लें टोमेटो, ठीक है, टोमेटो के अंदर जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर होता रहता है उसके अंदर एज ए वेस्ट मटेरियल। उसके अलावा हम कुछ और प्लांट्स को देख लेते हैं या और ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। क्या यानी कि आप ये देखिए कि इन ट्रीज़ विच शेड देयर लीव्स ईयरली, यानी कि जिस तरह से आप देखते हो कि बहुत सारे दरख्त ऐसे होते हैं कि साला साल उनके पत्ते जो होते हैं वो गिरते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल देख लें, जब ऑटम का सीज़न आता है, ठीक है, विंटर ऑटम के जब सिचुएशन होती है, ख़िज़ां का मौसम जब होता है तो पत्ते मुरझा जाते हैं और वो गिर जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है उनका, ब्लैक हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे। बेसिकली वो कब होता है, वो इस तरह से होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल जो है वो उनके लीव्स में ही स्टोर होता रहता है, ठीक है, वो स्टोर होता रहता है जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं। तो जब वो साला साल वो प्लांट्स अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जो लीफ फॉल हो जाता है, उस टाइम पे वो वेस्ट मटेरियल जो है वो उनकी बॉडी से थ्रू दोज लीव्स जो है वो रिमूव हो जाता है। फिर जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो दोबारा से नए पत्ते आ जाते हैं, फिर पूरा साल प्लांट के अंदर जो है वो जो भी प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज़्म होता है, वो सारा चलता रहता है। और फिर नेक्स्ट ईयर जो होता है वो लीफ के अंदर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर हुई हुई होती हैं तो वो दोबारा से रिमूव हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको इसी तरह का ही मतलब चीज़ देखने को मिले। कुछ देख लें अगर हम कि अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रिजिन्स बाय कॉनिफेरस गम बाय कीकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट एंड म्यूसिलेज बाय कॉर्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। अच्छा, हमने एक तो ये कह दिया कि प्लांट्स कैसे कुछ जो होते हैं वो डिपॉजिट कर लेते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट जो टोमेटो के अंदर होता है,
कुछ प्लांट्स जो होते हैं या कुछ ट्रीज़ जो होते हैं जो साला साल अपने ट्रीज़ को दे शेयर देयर लीव्स ईयरली, वो हर साल जो है वो अपने लीव्स जब गिराते हैं तो उसके अंदर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उस प्रोसेस के थ्रू से रिमूव कर देते हैं, फिर नए लीव्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके से रिमूव किया जाता है, जैसे कुछ प्लांट में जो कॉर्नीफेरस प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, कॉर्नीफेरस ट्रीज़ जो होते हैं उनमें रिजन के थ्रू से, रिजन क्या होता है ये आप देखिए, ये आपको एक ट्री के ऊपर इस तरह के ये ड्रॉप्स और आपको एक स्टिकी सा लिक्विड की तरह का मटेरियल नज़र आ रहा होगा। ये जो कॉर्नीफेरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके बहुत बड़े बड़े स्टेम होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे ट्री होते हैं, जिसमें आप कीकर का दरख्त देख सकते हो जो कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा इसको। तो उसमें से जो है वो इस तरीके से जो है वो लिक्विड ऐसे रिमूव हो जाता है, मतलब उसको अगर आप उसकी स्टेम को अगर कट लगाते हो या वैसे भी उसके अंदर से जो है वो इस तरह का जो लिक्विड है वो ड्रॉप की फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टिकी और थिक होता है, ये इस तरह से, या ये आप देख लीजिए कीकर के दरख्त के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा गम, ये इस तरीके से जो है ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है और ये इस तरह से ये बहुत स्टिकी सा और बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल होता है। ये प्लांट का जो है वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का तरीका है। उसके अलावा जो रबर प्लांट है वो लेटेक्स, ये आपको वाइट कलर का मिल्क की तरह का लिक्विड नज़र आ रहा होगा, ये इन्होंने तो यहाँ पे वो बकेट वगैरह लगा के इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, क्योंकि इसको फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जाता है, मेडिसिन की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जो लेटेक्स है रबर प्लांट से निकल रहा होता है, जो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या उसकी वेस्ट प्रोडक्ट होती है जो कि हार्मलेस है, कोई इसका नुकसान नहीं है, तो उसको इस तरह से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो वाइट मटेरियल नज़र आ रहा है विच इज़ नाउन एज लेटेक्स। तो रबर प्लांट में से इस तरीके से जो है ये उसकी आप कह सकते हो कि उसके स्टेम से रिमूव हो रहा है। उसके अलावा ये जो लास्ट पे इट इज़ म्यूजिलेज। अच्छा, भिंडी जो होती है जब आप उसको काटते हैं, शायद आप में से बच्चे जो समटाइम जिन बच्चियों को खास तौर पे शौक है कुकिंग करने का, उन्होंने देखा होगा कि अगर आपने कभी भिंडी को काटा हो तो उसमें से आपको स्टिकी स्टिकी सा मटेरियल नज़र आ रहा होता है, या अगर आपने किसी को काटते हुए देखा या पकाते हुए देखा है तो उसके अंदर से वो स्टिकी सा मटेरियल नज़र आता है। तो लेडी फिंगर में से वो जो स्टिकी मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है जिसको वो म्यूसिलेज की फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहा होता है। ये आपको म्यूसिलेज नज़र आ रहा होगा, ये तो हमें उसने एक कार्निवोरस प्लांट दिखाया, यानी कि दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको खाते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो उनकी बॉडी में इस तरह का ड्रॉप की तरह का, ये आपको ड्यू ड्रॉप शबनम के कतरों की तरह का मटेरियल नज़र आ रहा होगा, ये भी स्टिकी होता है, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, म्यूजिलेज कहा जाता है ये। या आपको जो भिंडी में जिस तरह का वो स्टिकी मटेरियल नज़र आता है उसको भी म्यूजिलेज कहा जाता है। तो ये प्लांट जो है वो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से रिमूव कर रहे हैं। हमारा जो थर्ड एंड लास्ट टॉपिक था वो भी कवर हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि प्लांट जो है वो अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है या मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके लिए अपनी होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके से रिमूव करते हैं, और उसमें क्या है कि कुछ जो होते हैं वो अपने ट्रीज़ को द शेड देयर लीव्स, वो ईयरली वो हर साल अपने पत्ते गिराते हैं। उनका कलर चेंज क्यों होता है कि उनमें वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट जब जमा हो जाती है वो उनको गिरा देते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। उसके अलावा भिंडी हो गई या बाकी जो ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े जिनके तने होते हैं, कॉर्निफेरस वगैरह होते हैं, उनमें रेजिन गम या लेटेक्स के थ्रू से वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखे हुए हैं। मैंने प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव किया जाता है, फिर उसके अलावा गैसेस कैसे रिमूव हो जाती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव हो जाती है, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। मैं हर दफ़ा ये बात मेंशन करती हूँ, फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सिलेबस, ठीक है। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगेन अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस, यू राइट। एनीवे, हैव अ ग्रेट डे।